वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। क्रूएल किंग की क्रूएल क्वीन पार्ट 11। दूसरी तरफ 2 घंटे बाद इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा और महंगा कॉलेज। यहाँ हर तरफ चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार्स, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें पढ़ने आते हैं। फिलहाल कॉलेज अभी तक बंद है, शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, लेकिन फिर भी कॉलेज में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे थे। कुछ गिने चुने बच्चे भी हैं जो स्कॉलरशिप पर यहाँ पढ़ने आते हैं और चुपचाप किताबें लिए घूमते हैं, पर दबदबा सिर्फ उन अमीर और बिगड़े हुए रईसजादों का था। ये कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक साम्राज्य है। 40 साल पहले 2 सहेलियों रागिनी ओबरॉय दादी और भवानी सिंह राजावत दादी ने मिलकर इसकी बुनियाद रखी थी। रागिनी दादी और भवानी दादी बचपन में काफी गरीब परिवार से थीं। दोनों ने खुद स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की थी और वही कॉलेज के दिनों की दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी है। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बदली, वो अमीर हुई। अपने पुराने दिनों को याद करके दोनों ने अपने पतियों से बात की और इंडिया में इस ग्रैंड कॉलेज की शुरुआत की ताकि हर तबके के बच्चे पढ़ सके। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस कॉलेज की चकाचौंध के पीछे कुछ गलत और इल्लीगल एक्टिविटीज शुरू हो गए थे। जब रागिनी दादी और भवानी दादी को इस बात का पता चला तो उन्होंने बिना देर किए ये पूरी बात अपनी सबसे काबिल पोती अनामिका को बता दिए। उन्हें अपनी पोती पर पूरा भरोसा था। हालांकि बाकी दोनों परिवार को पता नहीं था इसके बारे में। दोनों दादियों को यकीन था, अगर अनामिका ने जिम्मेदारी उठा ली तो कॉलेज का हर अंधेरा खत्म हो जाएगा। इसलिए कॉलेज की ओनरशिप और पूरी पावर अनामिका के नाम ट्रांसफर कर दी गई, बिना किसी को बताए। अब आगे एक साथ 5 सुपरबाइक्स कॉलेज के मेन गेट पर आके रुकती हैं। पूरा कैंपस उन बाइक्स की आवाज से गूंज उठता है। जितने भी थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स थे वहां नजरें गेट पर जम जाती हैं। सबसे पहले अनामिका के ब्लैक बूट्स पहने पैर जमीन को छूता है। अनामिका ब्लैक आउटफिट में कातिलाना लग रही थी। उसकी वो बिना भाव की ठंडी आंखें, रॉयल एटीट्यूड, चेहरे पर ना गुस्सा ना कोई स्माइल, बस एक खामोशी, और वही खामोशी सामने वाले की हिम्मत तोड़ देने के लिए काफी था। उसके पीछे रूहानिका, अद्वितीय, नोहा और एंटोनी भी बाइक से उतरते हैं। पांचों एक लाइन में खड़े होकर कॉलेज को देखते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज नहीं कोई बैटलफील्ड हो। हवा तक रुक गई थी। स्टूडेंट्स धीरे से फुसफुसाने लगे, ये लोग हैं कौन? इनका ऑरा इतना डेंजरस क्यों है? रूहानिका काफी मासूमियत से पूछ पड़ती है, धीरे से, दीदी माँ, हम यहाँ पढ़ने आए हैं या सफाई करने? अनामिका बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ इतना बोलती है, दोनों। रूहानिका सीधा सर हाँ में हिला देती है, जैसे उसको सब समझ आ गया हो। तभी एंटोनी गर्दन खुजाते हुए बोलता है, अरे रू बेबी, सफाई मतलब झाड़ू पूछा नहीं, इधर जो लोग गंदा गंदी काम करता है ना उनका फुल वॉशिंग मशीन करेगा हम लोग। सब उसकी तरफ देखते हैं। नोहा आंखें बंद करके बोलती है, हिंदी सीख ले पहले एंटोनी। एंटोनी ट्रेन चित्ते हुए बोलता है, हम हिंदी सीख रहा है, हिंदी हमको नहीं सीख रहा। अद्वितीय हल्का सा मुस्कुरा देता है। रूहानिका जोर से हंस पड़ती है। सिर्फ अनामिका का एक्सप्रेशन नहीं बदलता, उसकी नजर अब भी कॉलेज बिल्डिंग पर टिकी हुई थी। कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल जी केबिन में बेचैन होकर इधर उधर चल रहे थे। माथा पसीने से भीग चुका था। प्यून हैरानी से पूछता है, सर क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? आपने कहा था कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। प्रिंसिपल गहरी सांस लेकर बोलते हैं, मेहमान नहीं, आज यहाँ जो आ रहे हैं वो इंसान कम, तूफान ज्यादा हैं। तुमने एमके का नाम सुना है? प्यून सर हाँ में हिला देता है। प्रिंसिपल की आवाज धीमी हो जाती है, एमके वो नाम है जिससे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, माफिया सब डरते हैं। मैंने कुछ दिन पहले कॉलेज के ओनर्स को फोन किया था। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही। प्रिंसिपल के हाथ कांपने लगते हैं। पसीना पूछते हुए बोलते हैं, मिस एमके खुद कॉलेज आ रही हैं। ये सुनते ही प्यून की भी सांसें रुक जाती हैं। तभी बाहर से स्टूडेंट्स के तोड़ा तोड़ा चिल्लाने की आवाज आती है। प्रिंसिपल खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखते हैं। गेट पर खड़ी अनामिका को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद ही उनकी आंखें फाइल जाती हैं। उनके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकलता है, मिस एमके। और दूसरी तरफ अनामिका धीरे से अपने ब्लैक गॉगल्स उतारती है। उसकी ठंडी आंखें सीधा प्रिंसिपल की खिड़की पर जाकर रुक जाती हैं। प्रिंसिपल का गला सूख जाता है। अनामिका बुदबुदाती है, द गेम विल स्टार्ट नाउ। अनामिका ने बिना किसी की तरफ देखे सीधे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ कदम बढ़ा देती है। उसके पीछे रूहानिका, अद्वितीय, नोहा और एंटोनी भी चल दिए। जिस कॉरिडोर से वो पांचों गुजरते
वहां खड़े कुछ स्टूडेंट्स खुद ब खुद साइड हो जाते। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ खामोशी, लेकिन वही खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा खौफ होती है। प्रिंसिपल केबिन के बाहर पहुंचते ही अंदर से प्यून दरवाजा खोलता देता है। प्रिंसिपल तुरंत उनकी सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर झुकते हुए, वेलकम मिस एम के, हमारे कॉलेज में आपका स्वागत है। अनामिका सिर्फ एक बार उनकी तरफ देखती है, ना स्माइल ना जवाब, बस एक ठंडी नजर। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल का गला सूख जाता है। रूहानिका धीरे से एंटोनी के कान में बोलती है, एंटोनी, प्रिंसिपल सर तो दीदी माँ से बहुत डरते हैं। एंटोनी धीरे से बोलता है, अरे हम भी डरता है मैडम, जब चुप रहता है न तभी सबसे ज्यादा डेंजर होता है। नोहा और अद्वितीय हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। अनामिका सब सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। सब लोग बैठ जाते हैं, सिर्फ अनामिका खड़ी रहती है। वो केबिन की खिड़की से पूरे कॉलेज को देखते हुए पूछती है, कितने सालों से चल रहा है ये सब? प्रिंसिपल एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और एकदम से बोलते हैं, करीब 3 सालों से। अनामिका पूछती है, क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज? प्रिंसिपल एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, ड्रग्स सप्लाई, फेक एडमिशंस, स्कॉलरशिप स्कैम, स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करना, एग्जाम पेपर्स लीक करना, और कुछ टीचर्स भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। इतना बोलकर प्रिंसिपल चुप हो जाते हैं। केबिन में सन्नाटा छा जाता है। तभी एंटोनी धीरे से हाथ उठाकर प्रिंसिपल से पूछता है, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछूं? प्रिंसिपल घबरा कर, जी पूछिए। एंटोनी सीरियस चेहरा बनाकर, ये लोग इलीगल काम करता है, सैलरी लीगल मिलता है या इलीगल? 2 सेकंड की खामोशी, फिर रूहानिका जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। नोहा अपना माथा पकड़ लेता है। अद्वितीय भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल को समझ ही नहीं आता क्या जवाब दे। अनामिका धीरे से एंटोनी की तरफ देखती है, बस एक तिरछी नजर से देखती है। एंटोनी तुरंत सीधा बैठ जाता है। एंटोनी धीरे से, सॉरी बेबी, अब से हम बहुत सीरियस हो गया। अनामिका फिर प्रिंसिपल की तरफ मुड़ती है, मैं रिपोर्ट्स नहीं सुनती, मैं सबूत देखती हूँ। प्रिंसिपल तुरंत एक फाइल निकालते हैं, ये कंप्लेंट फाइल्स थे और ये उन लोगों के नाम। अनामिका फाइल खोलकर सिर्फ कुछ सेकंड्स देखती है, फिर फाइल बंद कर देती है। काफी है, प्रिंसिपल हैरानी से सिर्फ इतना देखकर। अनामिका बोलती है, मुझे सच देखने के लिए पूरी फाइल की जरूरत नहीं पड़ती। अद्वितीय धीरे से पूछता है, स्वीट हार्ट, अब क्या करेंगे? अनामिका धीरे से अपनी वॉच की तरफ देखती है और एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कोल्ड टोन में बोलती है, शिकार। सब एक साथ उसकी तरफ देखते हैं। एंटोनी एक्साइटेड होकर बोल पड़ता है, वह हमको ये वर्ड बहुत पसंद है, शिकार मतलब फुल धुलाई। नोहा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तेरी हिंदी कभी ठीक नहीं होगी। एंटोनी हंसकर, हम हिंदी नहीं बोलता, हिंदी हमको झेलता है। रूहानिका फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। इस बार अनामिका के होठों पर भी एक बहुत हल्की सी मुस्कान आ जाती है। केबिन में खड़े प्रिंसिपल और प्यून दोनों हैरान रह जाते हैं। प्रिंसिपल साहब मन ही मन सोचता है, जिस लड़की की एक नज़र से लोग कांप जाते हैं, उसकी एक हल्की सी मुस्कान भी कितनी खतरनाक लग रही है, लेकिन फिर भी उनके गालों पर पड़ता वो डिम्पल तो काफी सुंदर है। फिर खुद ही हैरान होकर डरते हुए, यह क्या सोच रहा हूँ मैं, अगर इनके को पता चल गया ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे तो सूली पर लटका देगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल सर अपना सर झटक कर सामने देखते हैं। अनामिका बिना कोई एक्सप्रेशन में बोलती है, ठीक है, हम 5 कॉलेज स्टार्ट होने के बाद आने वाले हैं और आते ही हम सीक्रेटली सब पता करेंगे। इतना बोलकर अपने दोस्तों को चलने का इशारा करती हूँ बाहर की तरफ जाने लगती है, लेकिन डोर के पास जाकर दुखती है। बिना पीछे मुड़े कोल्ड वॉइस में बोलती है, याद रहे मैं ही एमके हूँ, ये बात किसी को पता ना चले। प्रिंसिपल सर और प्यून तुरंत सर हाँ में हिला देते हैं। प्रिंसिपल केबिन से निकलकर 5 दोस्त अनामिका, अद्वितीय, रूहानिका, नोहा और एंटोनी अपनी चमचमाती हुई सुपरबाइक्स के पास पहुंचते हैं। रूहानिका मासूमियत से अनामिका से पूछती है, दीदी माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या सच में उन इलीगल लोगों का शिकार करेंगे? एंटोनी अपनी टूटी फूटी हिंदी में हाथ हवा में लहराते हुए, रू बेबी, हम लोग उनका फुल धुलाई करेगा। ऐसा धोएगा कि जैसे वॉशिंग मशीन में सर्फ एक्सेल डाल के घुमाता है ना, वैसा। नोहा अपने माथा पकड़ लेती है और उसको घूरते हुए बोलती है, एंटोनी, तुम्हें कितनी बार कहा है हिंदी सही से बोलता कर, नहीं तो साइलेंट मोड में रहा कर, फुल धुलाई नहीं, उन्हें बेनकाब करना कहते हैं। एंटोनी चिढ़कर, अरे नोहा, हम हिंदी सीख रहा है, तुम हमको मत सिखाओ, हम उन गुंडे लोगों को बोलेगा है, तुम चलो साइड हटने का, वरना हम तुम्हारा हड्डी का पाउडर बनाएगा। अद्वितीय और रूहानिका एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं। अनामिका भी धीरे से मुस्कुराती है, जिससे उसके दोनों गालों पर प्यार सा डिम्पल पड़ता है।
पांचों अपनी बाइक्स पर बैठकर एक रेस्टोरेंट के वीआईपी लाउंज में आते हैं ताकि कॉलेज के उन चोरों को पकड़ने का प्लान बना सके। अद्वितीय बोलता है, स्वीट हार्ट प्रिंसिपल ने जो लिस्ट दी है उसमें कुछ बड़े प्रोफेसर्स के नाम भी हैं जो फेक एडमिशन्स करवा रहे हैं। हमें बिना शक के उन पर नजर रखनी होगी। एंटोनी उछल कर टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, नो प्रॉब्लम अनु बेबी। हम बनेगा जासूस। हम एक बड़ा वाला बेयर्ड लगाएगा, काला चश्मा पहनेगा और उन चोर प्रोफेसर्स के पीछे खड़ा होकर बोलेगा, क्या चल रहा है भाई। नोहा ताना मारते हुए, और वो चोर प्रोफेसर तुम्हें देखते ही, तुम्हारी हिंदी सुनकर ही बेहोश हो जाएगा और हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एंटोनी पाउट करते हुए शिकायती लहजे में अनामिका की तरफ मुड़ के बोलता है, अनु डार्लिंग देखो ना, नोहा हमेशा हमारे टैलेंट का मर्डर कर देती है। हम इतना अच्छा जासूसी का आइडिया दिया। अनामिका अपनी हंसी छुपाकर अपनी ड्रिंक का एक सीप लेते हुए बोलती है, एंटोनी जासूसी तुम नहीं करोगे, तुम्हारा काम सिर्फ एक है। एंटोनी एक्साइटेड होकर, क्या डार्लिंग? हमको उन प्रोफेसर का ऊपर बॉम्ब फोड़ने का है या किसी का सर फोड़ने का है? अनामिका मिस्टीरियस स्माइल के साथ, तुम्हें बस चुप रहना है, अगर तुम चुप रहे तो हमारा आधा मिशन वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा। सब लोग एक साथ ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। एंटोनी बिल्कुल मुंह फूला कर बैठ जाता है। ऐसे ही ये लोग अपने हंसी मजाक और प्लानिंग करने में बिजी हो जाते हैं। यहाँ कपूर मैंशन की स्टडी रूम में माहौल में भारी सन्नाटा था। राजीव जी बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। उनके हाथ में फोन था जिसे वो बार बार देख रहे थे। चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रहा है। तभी फोन जोर से बज उठता है। फोन पर पर्सनल असिस्टेंट का नाम देखकर राजीव जी बिना एक सेकंड गनवाए कॉल रिसीव करते हैं। राजी हड़बड़ाहट में बोलते हैं, हेलो, क्या हुआ? कुछ पता चला मेरी बेटी के बारे में? क्या हुआ था 9 साल पहले जब हम उससे हॉस्टल भेजा था? चुप क्यों हो बेवकूफ, बोलो। असिस्टेंट कॉल पर घबराहट से हलकते हुए, जी सर, मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो पता चला है वो बेहद भयंकर है सर। राजीव जी दिल पर हाथ रखते हुए कांपती आवाज में, क्या पता चला? बताओ मुझे जल्दी, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोलो। असिस्टेंट फोन पर कुछ सेकंड के लिए रुकता है। उसका सांस लेना भी भारी लग रहा था। वो धीरे से बोलना शुरू करता है, सिर, इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आपकी बेटी को जिस हॉस्टल भेजने के लिए ड्राइवर को जिम्मेदारी दी गई थी, वो आदमी लड़कियों को बेचने का डंडा करता था पैसों के लिए। ये सुनते ही राजीव जी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनके कान सुन हो चुके थे। वो धम्म से अपने घुटनों के बाल फर्श पर गिर पड़ते हैं। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं बचा था, सिर्फ एक पथराई हुई हैरानी थी। राजीव जी हकलाते हुए कांपते होठों से रोने जैसी आवाज में पूछते हैं, क्या कहा तुमने? क्या वो आदमी मेरी बच्ची को, वो मेरी अनामिका को? राजीव जी के मुंह से आगे के शब्द निकल ही नहीं पाते। उनका गला पूरी तरह रूंध जाता है। असिस्टेंट का भी गला भर आया था। वो कॉल पर रोते हुए अंदाज में, जी सिर, इतना पता चला है कि घर से बाहर जाते ही वो आदमी किसी को मैसेज किया और सीधा कार को हॉस्टल के रास्ते के बजाय जंगल के रास्ते में रोक दिया। वहां बच्ची को ले जाकर कुछ आदमियों को पूरा 50 लाख में बेच दिया। 50 लाख में अपनी ही मासूम बच्ची का सौदा सुनकर राजीव जी अपने सीने को एक हाथ से जकड़ लेते हैं, जैसे उन्हें सीने में दर्द हो रहा हो। उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू फर्श पर गिरने लगते हैं। तभी असिस्टेंट की आवाज फिर आती है, सिर, इसके आगे क्या हुआ ये जानने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। सर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर अनामिका में की सारी इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स को हाइड किया है। कोई बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। राजीव जी फोन को जमीन पर गिरा देते हैं। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर चीखते हुए रोने लगते हैं। उनका पछतावा अब एक गहरे दर्द और नफरत में बदल चुका था। खुद के लिए नफरत, क्योंकि उन्होंने अपनी ही बच्ची को मौत और नर्क के मुंह में धकेल दिया था। राजीव जी तड़प कर बोलते हैं, ये हमने क्या कर दिया राधा? हमने अपनी ही बच्ची को मार दिया। हमने उसे हॉस्टल नहीं, नरक में भेजा था। हम कैसे माँ बाप हैं हम? मैं मर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं मारा मैं? मुझे मर जाना चाहिए। मेरे जैसे बाप को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इतना बोलकर जोर जोर से सीने पर मार के तड़प तड़प कर रो रहे थे। दूसरी तरफ इटली में ए ग्लोबल कॉर्पोरेशन की टॉप फ्लोर पर बने एक लग्जरियस केबिन में अद्विक बैठा अपना काम कर रहा था। पूरे केबिन में एक अजीब सा सन्नाटा था, जो सिर्फ उसके लैपटॉप के कीबोर्ड की आवाज से टूट रहा था। तभी केबिन के दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक होती है। अद्विक बिना अपनी नजरें स्क्रीन से हटाए एक बेहद ठंडी और रोबेली आवाज में बोलता है, कम इन। उसका असिस्टेंट बेहद अदब से अपना सर झुकाए हुए अंदर आता है और बोलता है,
बॉस मिस्टर राजीव कपूर अभी भी लेडी बॉस की इंफॉर्मेशन निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही अद्विक की उंगलियां जो लैपटॉप पर तेजी से चल रही थी एक झटके में रुक जाती हैं। वो अपनी खूंखार जैसी तीखी नजरें उठाकर सामने देखता है। कुछ पल के लिए केबिन का तापमान जैसे गिर गया हो। वो कुछ सोचता है और फिर धीमे से बोलता है, हम ठीक है। ध्यान रहे उन तक सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जितनी हम चाहते हैं, एक लफ्ज भी ज्यादा नहीं। असिस्टेंट ने सर झुकाकर कहा, जी बॉस, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उन तक सिर्फ वही डिटेल्स पहुंचेंगी जो आप चाहेंगे। जाने के लिए मुड़ते हुए असिस्टेंट को कुछ याद आता है, और एक बात है बॉस। अद्विक ने फिर से अपना काम शुरू करते हुए कहा, हाँ बोलो। बॉस कपूर फैमिली से एक इनविटेशन आया है, असिस्टेंट ने कहा। अद्विक ने अपनी नजरें उठाकर शून्य में देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि इस वक्त इस इनविटेशन का क्या मतलब है। अद्विक पूछता है, किस चीज का इनविटेशन? असिस्टेंट ने बताया, कपूर फैमिली के बड़े बेटे अर्नव कपूर और गुप्ता फैमिली की बड़ी बेटी दिया गुप्ता की एंगेजमेंट पार्टी है। अद्विक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वो कुछ सोचते हुए बोला, ओह अच्छा ठीक है, हम भी चलेंगे। ये सुनकर असिस्टेंट थोड़ा हैरान हुआ। उसके चेहरे पर शोक साफ दिख रहा था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और बिना कुछ कहे सर हाँ में हिलाकर केबिन से बाहर चला गया। केबिन में अब अद्विक अकेले था। वो धीरे से बुदबुदाया, जान मैं आ रहा हूँ। इतना बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। केबिन के ठीक बाहर खड़ा अभय असिस्टेंट डर के मारे अपने सीने पर हाथ रख लेता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने डरते हुए सोचा, हे भगवान, कितना डरावना है यह मेरा भाई। ये शैतान अब इस पार्टी में क्यों जाना चाहता है? पता नहीं वहाँ क्या तबाही आने वाली है। यह आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ सिर्फ खून ही बहाता है, और हर बार की तरह मुझे ही पीछे खड़े होकर सारा खून साफ करना पड़ता है। चलो बेटा, ये सब तूने खुद चुना है, किसी और की गलती नहीं है, भुगत। इतना बोलकर अपने काम में लग जाता है। इंडिया में कपूर मेंशन रात का वक्त राजीव जी सोनी आंखों से मैंने दूर को ही देख रहे थे। उनकी बगल में अनुराधा जी भी बैठी थी, लेकिन वो अपनी पति को देख रही थी जो कुछ ज्यादा ही अलग बिहेव कर रहे थे। जब से स्टडी रूम से बाहर आए हैं तब से ना किसी को देख रहे थे ना कुछ बोल रहे थे, एक तक दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। अनुराधा जी कुछ पूछने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं था। उनको लगा अनामिका के बारे में सोचकर ऐसा दुखी है। हाँ, वो अनामिका के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन इनको क्या पता कि राजीव जी किस कदर दर्द में है, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। तभी बाहर से बाइक्स की आवाज सुनकर कपूर मेंशन का बड़ा दरवाजा धीरे से खुलता है। माहौल में एक अजीब सा भारीपन और सन्नाटा छाया हुआ था। अनामिका, उसके साथ अद्वितीय, रूहानिका, एंटोनी और नोहा अंदर दाखिल होते ही घर हंसी मजाक की आवाज से भर जाता है। पांचों हंसी मजाक करते हुए अंदर आ रहे थे। राजीव जी जो अभी तक दरवाजे को एक तक देख रहे थे, उनकी आंखें अनामिका को देखते ही आंसुओं से भर जाती हैं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। लिविंग हॉल में अनामिका और उसके दोस्त अंदर आते हैं। अनुराधा जी हैरानी से अपने पति राजीव जी को देख रही थी। राजीव जी की हालत ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके चेहरे पर मौत जैसा पीलापन, कांपते होठ और आंखों में बेशुमार दर्द। अनुराधा जी घबराते हुए पूछती है, राजीव क्या हुआ है आपको? आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? कुछ तो बोलिए। राजीव जी बिना अनुराधा जी की बात का जवाब दिए लड़खड़ाते कदमों से अनामिका की तरफ बढ़ते हैं। उनका हर एक कदम जमीन पर भारी महसूस हो रहा था। अद्वितीय अनामिका के पास खड़ा होकर राजीव जी पर नजर रखते हुए स्लो और कोशिश वॉइस में, स्वीट हार्ट लुक एट हिम। उन्हें क्या हुआ है? अनामिका का चेहरा बिल्कुल स्टीफ और इमोशनलेस था, लेकिन उसकी आंखें राजीव के बदले हुए रूप को देखकर अंदर ही अंदर चौंक जाती हैं। राजीव जी अरौंदी हुई, बिखर चुकी आवाज में, अनामिका मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। राजीव जी अचानक अनामिका के सामने अपने दोनों घुटनों के बाल जमीन पर धम्म से गिर पड़ते इसलिए और उसकी पैरों को पकड़ लेते हैं। हॉल में खड़े सभी लोग, रूहानिका, एंटोनी, नोहा और यहाँ तक कि पीछे आ रही कामाक्षी और शनाया भी ये देखकर दांग रह जाते हैं। अनुराधा चीखते हुए, राजीव ये क्या कर रहे हैं आप? यह आप अपनी ही बेटी के पैरों में। राजीव जी आसमान की तरफ मुंह करके चीखते हुए दोनों हाथ जोड़कर अनामिका के पैरों के पास सर टेक देते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ कर दीजिए बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बाप नहीं, एक कातिल हूँ। मैं आपका कातिल हूँ अनामिका। राजीव जी जमीन पर अपना सर पटक पटक कर रोने लगते हैं। उनकी चीख में इतना दर्द था कि पूरा हॉल गूंज उठता है। राजीव जी तड़पते हुए गिड़गिड़ाता कर बोलते हैं, 9 साल पहले
9 साल पहले मैंने आपको हॉस्टल नहीं भेजा था बेटा। मैंने आपको नरक के मुंह में फेंक दिया था। वो ड्राइवर, वो दरिंदा 50 लाख में मेरी मासूम बेटी को बेच आया जंगल में, और मैं बेवकूफ यहाँ बैठकर आपको नफरत करता रहा। ये सुनते ही अनुराधा जी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो बेहोश होने की हालत में आकर अपने होठों पर हाथ रख लेती हैं। अनुराधा चिल्लाकर रोते हुए, क्या यह आप क्या कह रहे हैं राजीव? हमारी बेटी, हमारी अनामिका को बेच दिया गया था। रूहानिका गुस्से और दर्द में अपना हाथ भींचते हुए, उन्हें अब पता चल रहा है जब सब कुछ तबाह हो गया। एंटोनी सीरियस टोना में नोहा से बोलता है, द गिल्ट इज ईटिंग हिम अलाइव। पर जो जख्म अनामिका ने सहे हैं उसकी भरपाई यह आंसू नहीं कर सकता। राजीव जी अनामिका के पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ कांप रहे थे। राजीव जी गिड़गिड़ाते हुए, मेरी बच्ची, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे मार डालिए, मुझे अपने हाथों से जान से मार डालिए। अनामिका, मैंने आपके साथ कितना बड़ा गुनाह किया। अपने कितने दर्द सहे होंगे उस जंगल में, उन दरिंदों के बीच। आप अकेले तड़पी होगी, आप मुझे पुकारती होगी ना, पापा मुझे बचा लीजिए। और आपका ये बदनसीब बाप घर में ऐश कर रहा था। मुझे मार डालिए अनामिका, मुझे माफी के काबिल मत समझिए। राजीव जी अपने ही गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मरने लगते हैं। उनका हर एक थप्पड़ उनके पछतावे और दर्द को दिखा रहा था। नोहा, धीरे से अनु, कंट्रोल योरसेल्फ। अनामिका एक कदम पीछे हटती है। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था, लेकिन उसकी आंखों के कोने से एक बूंद आंसू निकलकर गालों पर फिसल जाता है। उसने अपने दर्द को अंदर दबाया हुआ है। आवाज में एक ठंडक और जहर, लेकिन अंदर टूटा हुआ दिल से बोलती है, घुटनों पर गिरने से और यह आंसू बहाने से। क्या वो 9 साल वापस आ जाएंगे मिस्टर कपूर? राजीव जी से अनामिका को रोते हुए देखते हैं। अनामिका धीरे और गहरी आवाज में, जब मैं उस रात जंगल में चिल्ला रही थी, जब मुझे जंजीरों में जकड़ा जा रहा था, तब मैंने अपने माँ पापा को पुकारा था, पर वहाँ कोई नहीं आया। आज जब मैं खुद को उस नरक से जिंदा निकलकर वापस लाई हूँ, तो आपका ये पछतावा मेरे किस काम का? अनुराधा जी जमीन पर गिरकर अनामिका के पास आती हैं, रोते हुए, मेरी बच्ची, मेरी अनामिका, मुझे माफ कर दीजिए बेटा, हमें नहीं पता था। अनामिका अनुराधा जी की तरफ देखते हुए, काम यथलिथल आपको पता करने की कोशिश भी नहीं करनी थी मिसेस कपूर, क्योंकि आपके लिए तो मैं पहले से ही मर चुकी थी, है ना? पीछे खड़ी कामाक्षी और शनाया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। उन्हें डर है कि अगर राजीव जी ने और इन्वेस्टिगेशन करवाया तो उनकी 17 साल पुरानी साजिश और उस ड्राइवर को पैसे देने का सच सामने आ जाएगा। शनाया धीरे से कामाक्षी जी के कान में बोलती है, मुम, अगर डैड को पता चल गया कि उस ड्राइवर को पैसे हमने दिए थे अनामिका को बेचने के लिए, तो डैड हमें जान से मार देंगे। कामाक्षी जी दर्द दबाते हुए जहरीली मुस्कान के साथ, चुप रहो शनाया, राजीव अभी दर्द में अंधा हो चुका है, हमें इस पछतावे का फायदा उठाना होगा, इससे पहले कि अनामिका ये पूरा घर अपने नाम करवा ले। रूहानिका और अद्वितीय अनामिका के दोनों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं, एक ढाल की तरह। अद्वितीय राजीव जी और अनुराधा, जिसे कोल्ड वॉइस में, आपका पछतावा सच हो सकता है मिस्टर एंड मिसेस कपूर, मेरी स्वीट हार्ट के जख्म बहुत गहरे हैं, इन्हें आपके आंसू नहीं भर सकते, इसलिए दूर रहिए इससे। अनामिका बिना राजीव जी या अनुराधा जी की तरफ दोबारा देखे आगे बढ़ जाती है। राजीव जी जमीन पर बैठे हुए ही अनामिका के जाते हुए कदमों को देखते रहते हैं और जमीन पर हाथ मर मर कर रोते रहते हैं। राजीव जी आखिरी चीख के साथ अपनी बेटी की नाम लेते हैं, अनामिका। अनामिका बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे सीधा अपने कमरे की तरफ चल पड़ती है। उसके कदमों की हल्की हल्की आवाज पूरे कपूर मेंशन के सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। नीचे लिविंग हॉल में राजीव जी और अनुराधा जी टूटकर रो रहे थे, और ऊपर अपने कमरे में अनामिका अपने ही अंदर चल रही एक जंग से लड़ रही थी। दरवाजा धीरे से बंद होता है। उसके दोस्त एक बार अनामिका की कमरे को देखते हैं, उनकी आंखों में अनकहा दर्द था। वो लोग भी बिना किसी की तरफ देखे अपनी कमरे में जाकर बस हो जाते हैं। अनामिका की कमरे में सिर्फ बालकनी से आती चांद की हल्की रोशनी थी। अनामिका धीरे से बालकनी की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एहसास नहीं था, बस आंखों में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। वो आसमान की तरफ देखती है और धीरे से आंखें बंद कर लेती है, और तभी उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें बिजली की तरह चलने लगती हैं। फ्लैशबैक बिगिंस। अंधेरा, घने जंगल का सुनसान रास्ता, एक पुरानी जीप। 7 साल की छोटी सी अनामिका आंखों में आंसू लिए डर से एक कोने में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी जीप का दरवाजा खुलता है।
एक लंबा साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उस आदमी का चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, सिर्फ उसकी ठंडी और खौफनाक मुस्कान नजर आ रही थी। वो झुककर अनामिका की तोड़ी को पकड़ लेता है। अननोन मन हल्की हंसी के साथ बोलता है, मैंने बहुत सी लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम सबसे अलग हो। सिर्फ 7 साल की उम्र में इतनी खूबसूरत हो तुम। सोचो, जब तुम बड़ी होगी तब दुनिया तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी। वो अनामिका के चेहरे को घूरता रहता है। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ हवस और पागलपन नजर आ रहा था। छोटी अनामिका डर के मारे पीछे हटने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अनामिका रोते हुए, मुझे घर जाना है, मोम, डैड। वो आदमी जोर से हंस पड़ता है। अननोन मन धीरे से अनामिका की कान में बोलता है, अब कोई नहीं आएगा। आज से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। प्रेजेंट में अनामिका एक चीख के साथ नो। अनामिका की आंखें एक झटके से खुल जाती हैं। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पहली बार उसकी आंखों में हल्का सा डर दिखाई देता है। वो अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंध लेती है कि उसके हाथ से खून की एक पतली सी बूंद निकल आती है। उसकी आवाज बिल्कुल धीमी थी, लेकिन उसमें सालों का दर्द था। अनामिका, मैं अब वो 7 साल की कमजोर बच्ची नहीं हूँ। मैं आज वो आग बन चुकी हूँ कि तुम्हारा एक हल्की सी परछाई को भी जलाकर राख कर सकती हूँ। इस बार शिकार तुम होगे और शिकारी मैं। अनामिका के दिल में जो पुरानी यादें दफन थी, वो आज फिर जिंदा हो चुकी थी। उसके होश में आते ही उसकी आंखों में कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई आग थी। उसने धीरे से अपना हाथ खोला। उसमें जो खून की हल्की सी बूंद थी। अनामिका अपनी हथेली पर लगी खून की बूंद को घूर रही थी। उसके माथे पर पसीना था और सांसें अभी भी फूल रही थी। तभी रूम में रखा फोन रिंग करने लगता है। अनामिका तूने जाकर अपना फोन उठा के देखती है जहां स्क्रीन पर नाम चमकता है अधिक। अनामिका एक पल के लिए रुकती है, फिर एक गहरी सांस लेती है और कॉल रिसीव करती है। पहला स्क्रीन में कपूर मेंशन का आउट ऑफ व्यू, दूसरी स्क्रीन में अनामिका की बालकनी, तीसरा स्क्रीन में अल्ट्रा HD जूमेड इन शॉट में अनामिका का चेहरा, उसकी आंखों का वो दर्द और उसके हाथ से निकलता वो खून का कतरा। अद्विक की जॉलाइन एकदम टाइट हो गई थी। अनामिका की आवाज में हल्की कपकपी लो वॉइस में बोलती है, हेलो। अद्विक इटली के हाई राइज पेंट हाउस में अपनी ब्लैक लेदर आर्मचेयर पर बैठा था। उसके सामने मल्टीपल ही टेक CCTV स्क्रीन्स चल रही थी। उसकी दांत छह जाता है, जो सिर्फ तब आता है जब कोई उसकी जान को छूने की जुर्रत भी कर ले। अद्विक एक गहरी रोबदार और कमांड देने वाली आवाज में बोलता है, जान, सांस धीरे लो। अनामिका एक पल के लिए शांत हो जाती है। उसकी ब्रीदिंग सच में तेज थी। इटली में 6000 माइल्स दूर बैठा अद्विक बिना सामने हुए भी सब समझ गया था। अद्विक ग्लास से वाइन का एक सीप लेता है। टोन एकदम क्यूट और डेंजरस हो जाता है, तुम कमजोर नहीं बन सकती जान, तुम अब वो 7 साल की कमजोर नहीं हो। भूलो मत कि तुम्हारे अंदर कितना ताकत है। तुम्हें एक दिन अपने सबसे बड़े दुश्मनों को सामना करना ही होगा। अद्विक की आंखों की ठंडी लेकिन खौफनाक चमक और गहरी हो जाती है। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठता है। इटली के उस पेंटहाउस की फ्लोर तो सीलिंग ग्लास विंडो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। नीचे पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक स्क्रीन पर थी, जहां उसकी अनामिका खड़ी थी। अद्विक की आवाज धीमी थी, लेकिन हर लफ्ज हुक्म की तरह लग रहा था। अद्विक बोलता है, जान, याद है मैंने तुमसे एक बात कही थी, शेर कभी अपने पुराने जख्मों को देखकर रोता नहीं, उन्हीं जख्मों को अपनी ताकत बना लेता है। अनामिका चुप थी। उसकी सांसें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। अद्विक फिर बोलता है, तुम्हारे हाथ से निकला ये खून मुझे कमजोरी नहीं दिखाता, ये मुझे याद दिलाता है कि मेरी क्वीन अब भी जिंदा है और उसके अंदर की आग किसी भी तूफान से बड़ी है। अनामिका आंखें बंद करके उसकी बात सुनती रहती है। अद्विक, सुनो जान, दुनिया तुम्हें विक्टिम समझती है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम विक्टिम नहीं, तुम उन लोगों का नाइटमेयर हो। एक पल के लिए पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। इटली में बैठा अद्विक अपनी उंगली से CCTV स्क्रीन पर अनामिका के चेहरे को हल्का सा टच करता है। उसकी आंखों में प्यार भी था और एक खतरनाक पागलपन भी। अद्विक कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, जिस दिन तुम अपना असली रूप दिखाओगी ना, उस दिन पूरी दुनिया कांप उठेगा जान, और तुम्हारे दुश्मन मौत से नहीं, तुम्हारे नाम से डरेंगे, और मैं उस एक दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अनामिका के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। अनामिका, और अगर मैं टूट गई तो? अद्विक की आवाज एकदम सख्त हो जाती है। वो अपनी रोलेक्स वॉच की तरफ देखता है, और अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई तो याद रखना,
मैं पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला खड़ा हो जाऊंगा। इटली के उस रूम का टेम्परेचर जैसे और ठंडा हो गया हो। अद्विक का एक्सप्रेशन अचानक माफिया किंग वाला हो जाता है। जान, बदला गुस्से से नहीं, प्लानिंग से लिया जाता है। तुम बस अपना मिशन कंप्लीट करो। बाकी जो भी तुम्हारी तरफ बुरी नजर से देखेगा, उसका हिसाब तुम्हारा अधिक करेगा। अनामिका अब पूरी तरह कंपोस्ट हो चुकी थी। वो धीरे से बोलती है, थैंक यू अधिक मेरी ताकत बनने के लिए। अद्विक हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, गलत जान, मैं तुम्हारी ताकत नहीं हूँ। तुम खुद एक ताकत हो। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असली पहचान याद दिलाता हूँ। अनामिका कुछ बोलने को होती है लेकिन अद्विक बात को खत्म करते हुए बोलता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जान, अब जाओ सो जाओ सुखों से। इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। अनामिका ज्यादा ना सोचते हुए जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ लंदन में एक अंधेरा कमरा, दीवार पर सिर्फ एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। एक आदमी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी उंगलियों में चमकती एक पुरानी सिल्वर रिंग नजर आ रही थी। वो तस्वीर पर अनामिका को देखकर धीरे से मुस्कुराता है। अननोन मन धीरे से पागलपन आवाज में बोलता है, 17 ईयर्स, और आखिर तुम वापस आ ही गई। वेलकम बैक प्रिंसेस। वो टेबल पर राखी एक पुरानी फोटो उठाता है। फोटो में 7 साल की छोटी अनामिका रो रही थी और उस फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, प्रॉपर्टी से भी ज्यादा कीमती, ये लड़की है। आदमी धीरे से फोटो को चूमकर बोलता है, इस बार कोई तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। तभी उसके पीछे खड़ा एक आदमी पूछता है, मास्टर, ऑपरेशन शुरू कर दे? वो आदमी खिड़की के बाहर अंधेरे को देखते हुए सिर्फ इतना कहता है, नहीं, अभी नहीं। पहले उसके सारे अपनों को उससे छीन लो, फिर उसकी बारी आएगी। इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगता है। पीछे खड़ा उसका आदमी डर के मारे बाहर चला जाता है। फ्रेंड्स, मेरी हाथ में जो चोट लगी है वो कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए सही से टाइप नहीं कर पाई हूँ। शायद इस पार्ट में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हैं, प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। बुरा कमेंट मत कीजिए। जैसे ही हाथ ठीक होगा तो मैं अच्छा पार्ट दे दूंगी। और हाँ, एक बात और फ्रेंड्स, आगे कहानी में कभी भी स्टोरी में बोर महसूस होगा तब मुझे बता दिया करिए, मैं स्टोरी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।